हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है, इसलिए ध्यान से इस लेक्चर में बने रहिएगा आखिरी तक। आज इस लेक्चर में मैं आपको कवर करने वाला हूं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और लेंज लॉ क्या है। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आखिरी तक प्यार से देखते रहिएगा, तब ही आपको पूरी तरीके से दिमाग में बसेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वो जानने से पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लें, फिर उस पर भी आएंगे। जैसे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन करती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ्स ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, तो वही उसकी जो पाथ्स बनती हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर द पाथ्स अलोंग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उसी से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया गया है, दे आर द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है, मान लें कि कहीं कोई एक रीजन है, ये एक कमरा है, यहाँ पे इधर वाली दीवार नॉर्थ पोल है, इधर वाली दीवार साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन कर रही होंगी। अगर इसके बीच में कोई एक सरफेस इस तरीके से रख दूं, तो इस सरफेस से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, पास होंगी। यही किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये जो क्वांटिटी इसका मेजर दे, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज द मेजर, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस नॉर्मली टू इट। कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे भैया, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये मेजर है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अभी इसका मतलब क्या है वो जानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉर्मली, इसका मतलब भी जान लीजिए क्या है। जैसे मान लें कि इस तरीके से कोई एक सरफेस मैंने इस तरीके से ले लिया, ये देखिए इस तरीके से सरफेस ले लिया, और ये इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, बाहर की तरफ ऐसे रखा है, तो देखिए सरफेस से नॉर्मली मतलब सरफेस से 90 डिग्री पर ये सरफेस रखा हुआ है, इस तरीके से ये सरफेस रखा हुआ है, इस तरीके से इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसका मेजर जिससे पता चले, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। बोले सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो ठीक है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, मैं अभी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की बात कर रहा हूं। जैसे मान लें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। तो किसी भी एक गिवन सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। जैसे मान लें कि अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले ली एक सरफेस से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो देखिए अभी इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी, अभी इससे 1 2 3 4 5 3 4 5 6 पास होने लगी, यहाँ से 6 पास होने। तो
तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड के, कि उसके नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस से, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा उसके एरिया पे। जितना बड़ा एरिया हम लेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये देखिए बड़ा एरिया ले लिया, बड़ी डिस्क ले ली, तो ऑब्वियसली बड़ी डिस्क में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, रफली बना रहा हूं मैं। मान लें से कितनी पास हो रही हैं इस तरीके से, इससे पास हो रही हैं 10, तो ये लीजिए, तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते थे। दोनों को फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों अगर कभी साथ साथ आ जाएं तो अगर कहीं पे ई लिखा हो तो समझ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी लिख दें तो समझ जाते हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। फिलहाल बोले अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही हैं, एरिया पे भी डिपेंड कर रही हैं, तो भैया बोले इसका फॉर्मूला बना दो, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मेजर करना है तो इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस एंड द एरिया। तो बोले अच्छा ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे, तो इज इक्वल टू का साइन लगा के इसका फॉर्मूला बना दिया। क्या? इसका फॉर्मूला बना दिया प्रोडक्ट। किस चीज का प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखिए सरफेस के नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। देखिए सरफेस ऐसे है, इसके नॉर्मली है, नॉर्मली टू द सरफेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और किस चीज़ का प्रोडक्ट? और एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग। इन दोनों के प्रोडक्ट से हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ध्यान करिए, अभी मैंने आपसे बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मतलब नहीं है कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं। कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लें तो गिनने मत लग जाना कि सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 4 है, इसका 6 है, इसका 10 है। अरे नहीं भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये अंदाज़ा देता है कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, न्यूमेरिकली अगर हमें निकालना है, तो न्यूमेरिकली निकालने के लिए प्रोडक्ट लेना पड़ता है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ सरफेस के नॉर्मली और जितने एरिया से पास हो रही हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है प्यारे, तो इसकी डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन क्या होगी? कह रहे हैं इट इज द मेजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज मेजर्ड एज द, मेजर कैसे किया जाता है? इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड एरिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ मेजर होता है कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। बोले सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के 90 डिग्री पे हैं, तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। मान लें सरफेस के 90 डिग्री पर नहीं हैं, तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, देखिए मान लें कि सरफेस इस तरीके से है, ये सरफेस है, ये इस तरीके से एक डिस्क ले ली और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर ना होके इस तरीके से आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस कर, अब आप ये देखिए प्यारे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्या सरफेस के 90 डिग्री पर है? नहीं। तो इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री पे थी तो सीधे से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट ले लिया। अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे सरफेस के 90 डिग्री पर, जो भी कंपोनेंट है। मतलब ये इस तरीके से सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, इसको रिजॉल्व करेंगे एक इस तरफ और एक इस तरफ। मान लें मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सरफेस, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, देखिए एक एरिया वेक्टर होता है, एरिया एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? हमेशा सरफेस के 90 डिग्री। मतलब अगर एरिया इस तरीके से है तो इसका जो एरिया का वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। सरफेस अगर ऐसे रखा है तो एरिया का वेक्टर
ऐसे होगा या ऐसे होगा। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह की बहुत गहराई में जो डिटेलिंग करी है मैंने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले गॉस थ्योरम में करी है। एक बार अगर वो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें और दिमाग में बस जाएंगी। देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का डायरेक्शन ऐसे सरफेस के 90 डिग्री पे होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिजॉल्व करा एक एरिया वेक्टर के अलोंग और एक इसके एरिया के परपेंडिकुलर। मान लें इन दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो रिजॉल्व जब करेंगे इधर की तरफ आएगा बी कॉस थीटा और इधर की तरफ आएगा बी साइन थीटा। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लेंगे भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस और किसका प्रोडक्ट होता है? और एरिया का। तो आप देखिए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? बी कॉस थीटा। तो यहां लिख देंगे बी कॉस थीटा और यहां लिख देंगे ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया बी ए कॉस थीटा, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये नोट करिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह एक सी है, तब तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, बी कांस्टेंट नहीं है, तब कैसे निकालेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी, उसकी भी आगे बात करने वाले हैं। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, बात आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग है, तब हम कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे किसी सरफेस से। मान लें इसकी अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, अलग अलग जगह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इस तरीके से कहीं ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है मान लें, इस तरीके से यहाँ कम है। ठीक है, दूर दूर हो गई तो देखिए कम हो गई। तो अभी किसी पूरे सरफेस से अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं। छोटा सा एरिया, बजाय पूरा एरिया लेने के छोटा सा एरिया ले लेते हैं। पूरे एरिया को अगर ए से डिनोट करते हैं तो छोटे से एरिया को डी ए से डिनोट करेंगे, चाहे डी एस से भी डिनोट कर सकते हैं सरफेस एरिया को। तो अगर इसका छोटा सा एरिया हमने ये ले लिया, इसका एरिया वेक्टर देखें तो छोटे से एरिया का डी ए ये आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। भाई ये पूरे सरफेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन छोटे से सरफेस पे तो हम मान सकते हैं ना कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक सी है। मान लें छोटे से सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये से एंगल बना रही है थीटा। तो इस छोटे से एरिया से पास होता हुआ छोटा सा थोड़ा सा फ्लक्स किस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे? डी फाई से। जैसे फाई का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, वो तब जब पूरा एरिया लें, लेकिन अगर छोटा सा एरिया डी ए ले रहे हैं तो छोटे से एरिया से फ्लक्स भी छोटा सा पास होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एरिया पे बी है तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी डॉट डी ए, या फिर कभी मैंने बोला किसी बुक में एरिया को ए की बजाय एस से भी डिनोट किया जा सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ये तो छोटा सा फ्लक्स आ गया। और अगर हमें इससे टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, और डी फाई की जगह अगर हम ये डाल दें बी वेक्टर डॉट डी ए, तो ये लीजिए बी डॉट डी एस डाल दो, बी डॉट डी ए डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया टोटल फ्लक्स का इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये बस एक समझने के लिए, जहाँ नॉन यूनिफॉर्म होगी देखेंगे, हालांकि जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ तो हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, लेकिन समझने के लिए ये नोट कर लीजिए। बात आई इसके कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस का क्या मतलब है? जैसे अभी आपने ये देखा था कि एक कमरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे उससे पास हो रही हैं थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या था? किस किस के बीच का एंगल था? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यही इससे दो स्पेशल केसेस बनेंगे कि पहला स्पेशल केस ये बनेगा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया के परपेंडिकुलर बोला है मैंने,
एरिया वेक्टर नहीं बोला है। क्या मतलब है देखो, दूसरा केस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के पैरेलल है। जैसे पहला केस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये आप देखिए इस तरीके से ये हमने सरफेस बनाया, तो सरफेस इस तरीके से था और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है। अगर ऐसे पास हो रही है तो जरा बताइए इस केस में थीटा की क्या वैल्यू होगी? अरे थीटा की वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर देख के 90 मत लिख देना, लिखो और उस पर क्रॉस लगाओ। 90 नहीं, इस केस में थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन खुद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इसका एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर का खुद डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। इसे हम डेल्टा एस से, डेल्टा ए से या ए वेक्टर से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम ए वेक्टर से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री है। इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास हो रही है तो एंगल 0 डिग्री है। और इस केस में अगर हम फ्लक्स निकालें तो फॉर्मूला हो जाता है BA cos 0 और cos 0 होता है 1, तो फॉर्मूला आ गया BA। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सॉरी सरफेस के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये देखिए सरफेस इस तरीके से है, ये सरफेस है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल, आगे से ऐसे निकल गई, आगे से ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, पैरेलल निकल गई, पैरेलल निकल गई। तो इस केस में थीटा कितना होगा? 0 मत लिख देना। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, जबकि इस सरफेस का एरिया देखें तो वो एरिया सरफेस के 90 डिग्री पे होगा, तो एरिया ये आया और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एंगल कितना बन गया इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हम फ्लक्स निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा BA cos 90 और cos 90 होता है 0, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स 0 आएगा ही आएगा। अगर ये सरफेस है, इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो भैया ये आगे से निकल जाएंगी, ये पीछे से निकल जाएंगी, इसको तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी। फ्लक्स का मतलब होता है किसी एक सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही हैं। लाइंस तो तभी क्रॉस करेंगी ना जब थोड़ा सा सरफेस या तो टेढ़ा हो, ऐसे हो तो क्रॉस करके निकलेंगी इससे घुसते हुए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो तब इसको क्रॉस करेंगी ऐसे यहाँ पे। लेकिन अगर पैरेलल हैं तो भैया कुछ तो इसको सरफेस से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी तो फ्लक्स कितना होगा? 0 ही तो होगा। फॉर्मूले से भी 0 आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है ये फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू हो गई और ये फ्लक्स की मैक्सिमम हो गई कि मैक्सिमम फ्लक्स कब पास करता है। कोई और एंगल होगा तो कोई और एंगल ले लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नोट करो, फिर देखो इसकी यूनिट क्या होती हैं और डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिए अभी इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस कैसे निकालें। हालांकि 12th क्लास में डायमेंशंस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए, MCQs के लिए आपको ये पता होना चाहिए। फ्लक्स का अगर डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला है BA cos थीटा। ठीक है, तीनों की डायमेंशन डाल दीजिए। बोले सर एरिया की क्या डायमेंशन होती है? एरिया की तो L² होती है ना, cos थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको डायमेंशंस याद हैं तो डायरेक्ट डाल दीजिए, लेकिन अगर डायमेंशन याद नहीं है तो निकाल लो। कैसे? लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला हो गया F/QV sin थीटा। इन तीनों की डायमेंशंस डाल दो, B की आ जाएंगी। फोर्स की याद है आपको क्या होती है? 11th में पढ़ी थी, MLT-2। चार्ज की होती है AT। चार्ज का फॉर्मूला क्योंकि I × T होता है तो हो जाती है करंट की, एम्पियर की A और T। ठीक है ना। वेलोसिटी की होती है LT-1। साइन थीटा की होती नहीं है कोई भी डायमेंशन, 1 कर दें। L से L कट गया, T+1 से T-1 कट गया, A ऊपर गया तो ये बन गया MA-1। A ऊपर जाके -1 हो जाएगा और ये T-2, MT-2 A-1। इसको आप यहाँ डाल दीजिए MT-2 A-1 इंटू दिस, तो ये बन गया ML⁻²,
t टू दी पावर -1 और a टू दी पावर -1, ये आपकी डायमेंशन हो गई t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1 डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात आई इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला चूंकि BA cos थीटा है तो इन तीनों की यूनिट्स डाल दीजिए, इसकी यूनिट आ जाएगी। SI यूनिट की बात करें तो भैया तीनों की डालो। मैग्नेटिक फील्ड की क्या SI यूनिट होती है? टेस्ला। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या यूनिट आ गई? टेस्ला मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती और टेस्ला मीटर स्क्वायर को मिला के ही लिखते हैं हम वेबर। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? WB, यानी 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया 1 वेबर क्या चीज है, तो आप ये देखो फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर तब आएगी जब 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड और 1 मीटर स्क्वायर और ये कॉस 0 डिग्री। बोले 1 वेबर क्या है? बोले 1 वेबर वो फ्लक्स है जो किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से पास होता है जब कोई एक सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में? 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये 1 वेबर डायरेक्ट लो, 1 वेबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसकी CGS यूनिट की बात करें तो भैया CGS यूनिट में क्या करोगे? टेस्ला से छोटी यूनिट होती है गॉस और मीटर स्क्वायर की CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जगह। तो ये हो गया 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे मिला के हम लिखते हैं क्या? मैक्सवेल। क्या? मैक्सवेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है mx से। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी CGS, ये SI। तो प्यारे इन दोनों में कोई रिलेशन भी होगा। रिलेशन कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। 1 वेबर का मतलब क्या है? 1 वेबर का मतलब है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। टेस्ला का मतलब होता है 10 टू द पावर 4 गॉस और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 10 टू द पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैक्सवेल लिख दो तो भैया 1 वेबर में हो गए। 1 वेबर नहीं, 1 वेबर में होगा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो ये नोट करो, फिर देखो आगे क्या बता रहा हूं। बात आई सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है? भैया फ्लक्स तो पढ़ लिया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली टू इट, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि इस तरीके से मैंने कोई एक सरफेस बना रखा है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये देखिए इधर से आ रही हैं, इधर से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा? ये सरफेस इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ है तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बनेगा। ये लीजिए एरिया वेक्टर। अगर हम इधर की तरफ से देख रहे हैं, मान लो आप उधर की तरफ खड़े हुए हो बच्चे, आप उधर की तरफ खड़े हुए हो तो ये सरफेस आपको दिखाई देगा जो आप ऐसे देख रहे हैं। तो इससे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकल रहा होगा। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकल रहा है। इस केस में अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर सरफेस से, एरिया भी बाहर, दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल। फ्लक्स क्या हो गया? BA cos 0 होता है +1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव कब आएगा? और पॉजिटिव आने का क्या मतलब है वो देखिए। अभी मान लें कि आप उधर की तरफ ही खड़े हुए हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना होके ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई। लेकिन अगर इधर की तरफ से देख रहे हैं तो सरफेस एरिया का वेक्टर बनाएं। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ सरफेस होता है, तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही बनेगा। इस केस में जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 था, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। अपोजिट है, एक ऐसे 180 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स निकालो जरा। BA cos 180, cos 180 कितना होता है? -1 होता है। -1 होता है तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया -BA। तो आप ये देखिए ये
नेगेटिव फ्लक्स हो गया, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप देखिए किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और अगर वो एंटर कर रहा होगा, उस सरफेस के अंदर एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स नेगेटिव। फिर से सुन लो, बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स नेगेटिव लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, नोट करो। फिर उसके बाद आ रहा है कि भैया मेन जो चैप्टर का नाम है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्या होता है। उससे पहले जानो कि ये बात आई कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। प्यारे, बात है बहुत पुरानी, लगभग 250 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा। 1831 में माइकल फैराडे थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एट द सेम टाइम जोसेफ हेनरी थे यूएसए में, बाई चांस उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया थोड़े टाइम में। जिन दोनों एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ निकल के आई। एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ली और एक लूप लिया वायर का, क्लोज्ड लूप। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कुछ क्रॉस हो रही हैं। कितनी क्रॉस हो रही हैं? 3 क्रॉस हो रही हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये मैग्नेट को जब एक किसी कॉइल, इस तरीके से ये कॉइल थी, ये मैग्नेट थी, मैग्नेट को जब इसके पास में लाए, दोनों लोगों ने लगभग साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह बैठ के दिमाग से ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास में ला रहे थे तो इस कॉइल में अटैच गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगी। बोले अरे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाट डज दिस मीन? बोले अरे भैया मैग्नेट को पास में लाने से इसमें करंट बन रहा है, दूर ले जा रहे थे तो फिर से दूर ले जाने से भी इसमें करंट बन रहा था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन करंट बन रहा था। चाहे मैग्नेट को पास में ला रहे थे या फिर कॉइल को चाहे इसके पास में या दूर ले जा रहे थे, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा करने से, चाहे इसकी मूवमेंट चाहे इसकी मूवमेंट से कॉइल में करंट बन रहा था। बोले भैया यही इन्होंने एक नया फिनोमिना निकाल के दिया कि किसी भी मैग्नेट को अगर कॉइल के पास या दूर ले जाएंगे या कॉइल को उसके पास दूर लाएंगे तो उस क्लोज सर्किट में, उस क्लोज्ड कॉइल में एक करंट बनेगा, जिस करंट का नाम दिया उन्होंने इंड्यूस करंट। और ये जो फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना में इंड्यूस करंट बनता है, इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोले सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा? हालांकि 10th क्लास में आप पढ़े हो, लेकिन फिर से ऐसा क्यों हुआ होगा कि मैग्नेट को पास में लाने से इसमें इंड्यूस करंट बना? इसलिए बना प्यारे क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से ये इतनी दूर रखी है, अभी इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 3। वो जब उन्होंने इस कॉइल को इसके पास में लाए तो देखिए अगर इसको उठा के यहाँ इस तरीके से ऐसे रख दें तो ज़रा बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 होने लगी। तो बोले जब भी किसी कॉइल को या मैग्नेट को पास में लाते हैं एक दूसरे के, तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें करंट बनता है, जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अगर इसको और पास ले आएं, इसे उठा के और पास ले आएं या मैग्नेट को इसके पास ले जाएं, ये देखिए और पास आ गई कॉइल। अब देखिए इससे और ज़्यादा पास होने लगेंगी, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना उसमें जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे करंट बनेगा। पास में लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से ही करंट बना। वो जब दूर ले जाएंगे, अगर पास में ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। पास में और दूर दोनों ही केस में चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो, दोनों ही केस में इंड्यूस करंट बनता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मत कहना कि सर पास में लाएंगे तो ज़्यादा बनेगा, दूर में ले जाएंगे तो कम बनेगा। नहीं, कब ज़्यादा बनेगा कब कम बनेगा वो एक आगे के लॉज हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी ये मानते हैं कि पास में लाएंगे तो भी बनेगा, दूर ले जाएंगे तो भी बनेगा। डिफरेंस इतना होगा कि उन दोनों के जो करंट्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। अब डायरेक्शन क्या होगा, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये सब चीज़ें आगे की हैं। फिलहाल क्या नाम बताया मैंने, 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी यूएसए में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया।
ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद यही फिनोमिना नोट करते जाइए प्यारे, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैंने बोला करंट, भैया करंट बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट बनेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट। तो चाहे ये कह दो कि फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनता है, चाहे ये कह दो फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनता है, दोनों ही चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भैया क्लोज्ड सर्किट मतलब लूप क्लोज होना चाहिए, ये जरूरी है, क्लोज नहीं होगा सर्किट टूटा होगा तो करंट कहाँ से बनेगा। हाँ करंट नहीं बनेगा लेकिन ईएमएफ बनेगा नहीं बनेगा वो सोचने वाली बात है, वो हम आगे करेंगे। तो ये इन्होंने इस तरीके से पास या दूर ले जाके एक्सपेरिमेंट, ये तो जनरल मैंने कंसेप्ट बताया, लेकिन कुछ ऐसे 4 मैं एक्सपेरिमेंट्स और बता रहा हूँ जो फेराडेज ने करे, जिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है। क्या है वो देख, क्या किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस तरीके से एक सोलेनॉइड ली, जैसे अभी हमने सर्कुलर कॉइल ली थी और मैग्नेट को हम इसके पास में लाए थे तो इसमें इंड्यूस करंट बना। एक सर्कुलर कॉइल की बजाय इस तरीके से एक क्लोज लूप की इस तरीके से कॉइल ले ली इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ देखिए सेल नहीं लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया सेल की बजाय। तो एक मैग्नेट वो इस तरीके से जब पास में लाए तो जैसे जैसे पास में ला रहे थे वैसे वैसे पास में लाने से क्या होगा, इससे लिंक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में एकदम डिफ्लेक्शन हुई क्योंकि इसमें क्या बना होगा, करंट बना होगा। करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ। अब करंट की क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल होता है लेंज लॉ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि इस तरीके से करंट फ्लो होने की वजह से इधर नॉर्थ बना इधर साउथ बना इस तरीके से, तो इसमें करंट फ्लो हुआ इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल ऐसे थी वो क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रहा था तो राइट साइड की लेफ्ट साइड की तरफ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। जब पास में ला रहे थे तो इधर की नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो गई, और जैसे ही उन्होंने रोक दिया, रोकने से करंट भी खत्म हो गया, रोकने से करंट खत्म हो गया। और अगर इसको वापस से दूर ले गए तो दूर ले जाने से जो नीडल पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी वो इधर की बजाय राइट साइड डिफ्लेक्ट होने लगी। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन भी इंड्यूस करंट का ऑपोजिट हो गया। देखिए जब पास में लाए तो कैसे करंट बना, ड्यू टू किस वजह से करंट बना, ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जैसे पास में लाएंगे इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है आप सोचो इससे लिंक्ड होगा, जैसे जैसे पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से इंड्यूस करंट बना। लेकिन अगर हम रोक देंगे उसे रास्ते में तो फ्लक्स तो इससे कुछ ना कुछ पास होगा, करंट बनेगा फ्लक्स के सिर्फ और सिर्फ चेंज होने से, चाहे वो फ्लक्स बढ़े चाहे भले ही कम हो, फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस करंट बनेगा, फ्लक्स पास होने से इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, चेंज होने से। इसलिए अगर उसे रास्ते में रोक दिया तो करंट भी जीरो हो गया, और जब दूर ले गए तो फिर से करंट बना ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दूर ले जाने पर किस वजह से करंट बना होगा, यस किस वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लक्स। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब करंट की डायरेक्शन कैसे बनाई वो एक आगे की बात है, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्या थे वो मैं बता रहा हूं। यही फिर से करंट के लिए लेंज लॉ बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो इधर की तरफ मैग्नेट ली थी, मैग्नेट की बजाय भैया सोलेनॉइड ले ली जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। स्विच ऑन किया, करंट जा रहा है, मैग्नेट को पास में लाने की बजाय एक सोलेनॉइड को पास में लाए तो भी भैया इसमें इंड्यूस करंट बना। अरे भैया बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैग्नेट ले लो चाहे सोलेनॉइड ले लो, सोलेनॉइड भी तो खुद बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर यहाँ से करंट इस तरीके से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो क्लॉक फेस रूल की वजह से इधर की तरफ साउथ पोल होगा, इधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा होगा, पास में लाएंगे फ्लक्स इंक्रीज होगा, दूर ले जाएंगे फ्लक्स डिक्रीज होगा, दोनों ही केस में इंड्यूस करंट बनेगा। बट
ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लें इसे पास में ला रहे हैं तो इधर साउथ करंट बनेगा, करंट से मैग्नेटिक पोल्स भी बनेंगे, इधर साउथ इधर नॉर्थ, और नॉर्थ बनने का मतलब ये है कि करंट इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। मैं करंट कैसे बना पा रहा हूँ, साउथ और नॉर्थ कैसे लिख पा रहा हूँ, वो लेंज लॉ पे डिपेंड करता है, जो आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं कि पास में लाने से दूर में ले जाने से करंट बन रहा है पड़ोस में रखी हुई कॉइल पर। इस कॉइल को हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट बन रहा है इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए भैया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ली, इस तरीके से सोलेनॉइड ली, इसको पिछले वाले केस में तो पास में लाए थे, इसमें पास में मोशन नहीं करा रहे हैं, आसपास नहीं ला रहे हैं, दूर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि इन दोनों ही कॉइल्स को स्टेशनरी रखा है अपनी अपनी पोजीशन पे। इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए, इसमें सेल लगाए। अभी देखिए करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पर इसमें तो करंट फ्लो होगा ही होगा, प्लस से करंट निकलेगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे, इसमें तो करंट फ्लो होगा ही होगा। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया भैया इसके स्विच ऑन करने पर इसमें करंट बन गया, इसमें नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी। बोले अरे सर ये क्या जादू है, सर स्विच ऑन करने पर इसमें काय को करंट बना, ये तो कनेक्टेड नहीं है। और सर एक बारी को अगर इसको पास में भी ला रहे होते तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से, या दूर ले जा रहे होते तो फ्लक्स के डिक्रीज होने से इसमें करंट बनता, लेकिन अभी तो सर इसको पास भी नहीं ला रहे, दूर भी नहीं ले, तो इसमें करंट कैसे बन गया। सोचो जरा, दिमाग लगाओ बच्चे। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि होगा, जैसे ही एक बात फिर से सुन लो कि इसमें जब करंट बना वो कब बना, स्विच के ऑन करने पर इसमें मोमेंटरली डिफ्लेक्शन हुआ। मोमेंटरली का मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही इसमें एक पल के लिए, आधे सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए करंट बना, फिर खत्म हो गया। फिर अगर इसका स्विच ऑन भी करे रहने दें, करंट फ्लो होता रहे, तो भी इसमें कोई करंट की डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हुई। दोबारा कब करंट बना, दोबारा करंट तब बना जब इसको ऑफ किया। जैसे इसको ऑफ किया वैसे ही फिर एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए इसमें फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, एक मोमेंट के लिए इसमें करंट तब बना, स्विच ऑन करते वक्त और स्विच ऑफ करते वक्त। बोले अरे सर ऑफ करने से भी करंट बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो जान लो। मान लो भैया कि इसमें बैटरी जो है 10 एम्पियर का करंट दे सकती है। अभी स्विच ऑफ है तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0 एम्पियर ऑब्वियसली। स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही एकदम 0 से 10 एम्पियर हो गया। अरे भैया करंट 0 होगा, 1 होगा, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर पहुंचेगा ना। करंट बढ़ रहा होगा ना, बढ़ रहा होगा ना, 0 से 10 तक बढ़ेगा। हालांकि उसे 0 से 10 तक बढ़ने में कोई 1-2 घंटे या 10 दिन नहीं लगेंगे, बहुत कम समय में एकदम चुटकियों में ऐसे एकदम 0 से 10 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड तो लगेंगे। तो सोचो उन मिली सेकेंड में जब करंट बढ़ रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो करंट जब इसमें बढ़ेगा तो सोचो करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस तरीके से सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, रफली बना रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से ये है तो इधर साउथ होगा, ठीक है, इधर नॉर्थ होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, करंट बढ़ेगा 0, 1, 2, 8, 9, 10, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो बढ़ेंगी। जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इससे लिंक्ड होंगी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स के बढ़ने से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन वो मोमेंटरली क्यों बना, इसलिए क्योंकि एक बार बढ़ते बढ़ते 0, 8, 9, 10 एम्पियर हो गया, फिर तो 10 एम्पियर ही करंट रहेगा ना। करंट नहीं बढ़ेगा इसमें तो इससे निकलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं बढ़ेगा तो इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो भैया इंड्यूस करंट कहाँ से बनेगा, तो इसलिए बाद में इसमें इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, सिर्फ उस पल के लिए बनेगा जैसे ही स्विच ऑन किया तभी कुछ मिली सेकेंड के लिए करंट बढ़ा और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। दूसरी बार जब स्विच ऑफ करेंगे तब बनेगा। काय को बनेगा, क्योंकि इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, स्विच ऑफ करने पे 0 होगा, लेकिन 0 तक आते आते 10, 9, 8, 7, 5 कुछ तो टाइम लगेगा। करंट डिक्रीज होने लगेगा सर्किट में, करंट के डिक्रीज होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने से इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स के डिक्रीज होने से इसमें फिर इंड्यूस करंट बनेगा, लेकिन अब की बार
ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहली बार अगर ऐसे बना था तो दूसरी बार ऐसे बनेगा। फ्लक्स के इंक्रीज करने से जो करंट बनता है इंड्यूस वो, और फ्लक्स के डिक्रीज करने से जो करंट बनता है वो, उन दोनों की ही डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। क्यों ऐसी होती हैं और क्या डायरेक्शन होती है वो हम समझाने वाले हैं अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट की भैया करंट क्यों बन रहा है। चौथा एक्सपेरिमेंट देखो प्यारे बच्चे, चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। चौथे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस तरीके से एक रीजन लिया मैग्नेटिक फील्ड का, आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से एक हमने रीजन है, क्रॉस क्रॉस बनी हुई है, इसका मतलब ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है इस पूरे रीजन में, बाहर से अंदर की तरफ। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम लिया इस तरीके से जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इस वायर फ्रेम को ऐसे आगे की तरफ ले गए। जैसे अभी आप देखिए इसमें कोई सेल तो लगा नहीं है, तो करंट बनेगा क्या इसमें? नहीं बनेगा, ऑब्वियसली करंट नहीं बनेगा जब तक ये यहाँ रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने देखा इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इस कॉइल को बाहर ले जाएंगे तो बाहर ले जाने पर इसमें करंट बना। जैसे जैसे बाहर लेते आते जा रहे थे वैसे वैसे इसमें करंट बनता जा रहा था। क्यों बन रहा था करंट वो भी सुन लो। अभी आप देखो ये इतने रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इतना जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो पूरी बड़ी, लेकिन इतनी जो कॉइल है इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इमेजिनरी मान लें कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही मान लें। अब जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो भी क्या इससे 6 ही पास होती रहेंगी? अरे नहीं भैया, जब ये आगे आ जाएगी इस तरीके से तो सिर्फ इतने पार्ट से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। कितनी? 4। पहले 6 हो रही थी, फिर 4 और आगे ले जाएंगे, फिर 2, फिर 1। जैसे जैसे बाहर लेते जाएंगे वैसे वैसे इस पार्ट से पास होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी। बाहर ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगी और अंदर लाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगी। बाहर ले जाएंगे फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से, अंदर लाएंगे तो फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से, और दोनों केसेस में जो इंड्यूस करंट बनेगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्या बनेगा वो फिर लेंज लॉ में पढ़ाएंगे। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक बात तो आपने ये जानी, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है। फ्लक्स इंक्रीज हो और फ्लक्स डिक्रीज हो, दोनों केसेस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। एक बात और जो आपने देखा कि इंड्यूस करंट इसमें बन रहा है, दूर ले जाने से, बाहर ले जाने से, जितनी तेजी से बाहर ले जाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा, जितनी तेजी से अंदर लाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। जैसे मैग्नेट, सबसे पहले मैग्नेट वाला जो केस था, मैग्नेट वाला आप देखिए ये इस तरीके से, ये वाला जो केस था, पास लाने से इसमें इंड्यूस करंट बन रहा है, दूर ले जाने से भी इंड्यूस करंट बनेगा। किस केस में ज़्यादा करंट बनेगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पास में ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। ज़्यादा करंट डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से पास में ला रहे हैं या कितनी तेजी से दूर ले जा रहे हैं। जितनी तेजी से पास में लाएंगे उतना ज़्यादा करंट, जितने हल्के 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 लाएंगे उतना कम करंट। क्यों ऐसा? भैया पास में लाने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स के इंक्रीज होने से करंट बनता है। जितनी तेजी से पास में लाएंगे उतना फ्लक्स में चेंज और जल्दी जल्दी आएगा, तो उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो ध्यान रखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकले। क्या कंक्लूजन्स? पहला, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, induced EMF, अब EMF कह लो, and induced current is set up in the coil। दूसरा, higher the rate of change in magnetic flux, रेट का मतलब है तेजी, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, उतना ज़्यादा उसमें ईएमएफ बनेगा। इन्हीं दोनों कंक्लूजन्स के बेसिस पर लॉ बना दिया भाई साहब ने, फेराडेज ने, माइकल फेराडे ने, जिसको आज हम जानते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही दो बातें कही गई हैं कि फर्स्ट, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक बनता रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन
मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ जो बनेगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ बनेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है कि भैया इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई लिख दो या डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अगर छोटा सा टाइम ले रहे हैं तो यहाँ पे भैया डेल्टा टी की जगह डी टी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स में भी छोटा सा चेंज आएगा, कितना, डी फाई, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, साथ में एक माइनस साइन लगाया गया। क्यों माइनस साइन लगाया गया बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे k की वैल्यू 1 आई तो E का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ओके। अब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है बच्चे, माइनस साइन नोट कर लीजिए। माइनस साइन डिनोट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन that it opposes the cause which is producing it। अभी इस वर्ड का क्या मतलब है वो लेंज लॉ में समझ में आएगा, लेकिन जो मैंने शब्द बोले कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इट इंड्यूस ईएमएफ उस डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में उसे जो कॉज प्रोड्यूस कर रहा है उसे अपोज किया जा सके। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश मत करना। फिलहाल ये फॉर्मूला आया, अगर मान लें कि जैसे यहाँ पे एक टर्न था मैग्नेट के पास में लाने से इसमें कितना ईएमएफ बनेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे n टर्न्स हैं, n टर्न्स एक के ऊपर n टर्न्स हैं और मैग्नेट पास में ला रहे हैं, तब ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, माइनस साइन न्यूमेरिकल्स में लगाना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी होंगी, लगानी होगी। माइनस साइन सिर्फ शो करता है, वो मैंने बताया क्या। ठीक है, दूसरी बात भैया कि यहाँ पे आप कई बार डेल्टा फाई की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो भैया। इस फॉर्मूले से, फेराडेज के लॉ से, सेकंड लॉ से हम ईएमएफ तो निकाल लेंगे, लेकिन बात आई सर उससे इंड्यूस्ड करंट कितना बनेगा वो कैसे निकालें। तो भैया अगर ईएमएफ आ जाएगा तो करंट भी आ ही जाएगा। करंट कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। पोटेंशियल जितना बन रहा है उसे हम ईएमएफ बोल रहे हैं, तो अगर ईएमएफ आ जाएगा तो आई निकालने के लिए आप अपॉन आर कर दोगे, रेजिस्टेंस उस सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बात बेटा यहाँ पे ध्यान में रखने वाली कि अगर मैग्नेट को पास में लाएंगे, चाहे सर्किट टूटा हो चाहे जुड़ा हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब ये सर्किट कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं होगा तो सर करंट फ्लो नहीं होगा। अभी मैंने ये बात आपको नहीं बताई है कि पास में लाने से, फ्लक्स के चेंज होने से करंट तो बनता है, ये समझ गए, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने से करंट बन क्यों रहा है ये अभी बात क्लियर नहीं हुई है। ये आगे जब हम मोशनल ईएमएफ पढ़ाएंगे तब आपको इसका भी खुलासा करेंगे। तो अभी प्यारे ये नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अभी इस पार्ट में मेन टॉपिक रह गया है, इसके बाद लेंज लॉ क्या होता है। आपने देखा करंट तो बन रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी जब पास में लाएंगे तो, और जब दूर ले जाएंगे तो, ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे किसमें, लेंज लॉ में। जो अगर अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर, वो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली लेंस लॉ वाला भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते ही हैं, 12th में भी और कंपटीशन में। बहुत ही प्यार से समझाया है मैंने, आराम से प्यार से आप अटेंड करिएगा। फिलहाल जब तक के लिए जितना भी मैंने समझाया प्यारे उसके नोट्स बना लीजिए, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।